जी, बात हम कर रहे थे बेसिकली जो एरिया ऑफ एरिया है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, वो कहाँ-कहाँ पे अप्लाई होता है। तो फिर उसके बाद जो है वो सिस्टम सिस्टम बायोलॉजी है, जो सिस्टमैटिक्स हैं, जितने भी हमारे सेल के अंदर हैं, बॉडी के अंदर हैं। अब मेटाबॉलिज्म हो गया, फिर इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, फिर हमारा जो है वो स्केलेटल सिस्टम है, तो ऑन न्यूरल सिस्टम है, जितने भी हमारे सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे जो हैं हमारे इसी बायोलॉजी की जो है ब्रांच इसके अंडर जो है वो फॉल करते हैं। तो अब इनमें जितने भी जीन्स मौजूद हैं, उनके जो सेट्स हैं, इनको हम जीन सेट इनरिचमेंट का नाम देते हैं। बेसिकली ये एनालाइज करते हैं ताकि डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट जो जीन्स की क्लासेस हैं या प्रोटीन्स हैं जो ओवर रिप्रेजेंटेटेड हैं, इनको और उनकी जो एसोसिएशन है किसी भी फॉल्ट के साथ, मीन्स कोई अगर डिजीज हो गई है, वो अपीयर हो रही है, उसके साथ उनका जो रिलेशनशिप बन रहा है, उसको जो है हम इसमें स्टडी कर लेते हैं। और ये बेसिकली स्टैटिस्टिकल अप्रोच के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम एक सिग्निफिकेंट इनरिच या फिर जो डिप्लीटेड ग्रुप ऑफ जीन्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। फिर इसी तरह से जो फिनोटाइप्स हैं, हम देखते हैं इमेज एनालिसिस की बात करते हैं। ये हमें एक अगर इमेज अगर शो हो रही है, तो हमारे पास जो है वो 4 डिफरेंट सर्कल्स हैं। फर्स्ट सर्कल जो है वो डीएनए शो करवा रहा है, सेकंड जो है वो हमें प्रोटीन्स के रिबन्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर शो करवा रहा है, फिर आगे उसका काम जो है वो किसी मेटाबॉलिक या किसी भी पाथवे को कंट्रोल करना है। और फिर अगर हम देखते हैं जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, जो रेड डॉट्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, किसी ऐसे इनरिच जीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो कि माल फंक्शनिंग है। फिर इसी तरह से उनकी इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेटिव फॉर्म के अंदर एक दूसरे के साथ किस तरह से अटैच होके काम करते हैं। उसके बाद अगर हम सबसे फर्स्ट हम देखते हैं जीनोमिक्स। जीनोमिक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, सेट ऑफ डाटा है इन फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, होल ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल हैव, उसको हम जीनोमिक्स का नाम देते हैं या जीनोम का नाम देते हैं। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है बेसिकली क्या है, मल्टी सेलर उसकी स्ट्रक्चर है। तो उसके हर जो सेल है उसके अंदर ऐसे जीन्स मौजूद हैं जो तमाम टाइप के जितने भी पाथवेज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आता है, बेसिकली डिफरेंस ये है कि एक जीन एट अ स्पेसिफिक टाइम जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन किसी दूसरे सेल में वो जीन उसी टाइम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। मिसाल अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें लिवर सेल है, तो उसमें भी जो नो सेल के जीन्स हैं वो मौजूद हैं, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। लिवर का फंक्शन और है, नोज का फंक्शन और है, लेकिन दोनों के सेल्स के अंदर जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है वो सेम है। अब डिफरेंस ये आएगा कि उनके टाइम ऑफ एक्सप्रेशन और उनका ड्यूरेशन जो है वो किस टाइम पे स्विच ऑन होगा जीन, और एक अगर ऑर्गन के अंदर एक टाइम में अगर वो जीन स्विच ऑन हो रहा है तो दूसरे में माइट भी पॉसिबल वो स्विच ऑफ हो जाए, जिसकी वजह से उनका एक्सप्रेशन जो है वो वेरी कर जाता है। फिर इसी तरह से जो हमारे पास जीन है, सीक्वेंस डाटा के अंदर हमारे पास जीबीज के अंदर डाटा मौजूद होता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स के अंदर अगर हम देखते हैं, ह्यूमन की हमने बात किया, मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम रिलीज हुए थे 2002 में। तो अब उसमें हमने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक अ नीडल इन अ haystack, कि कोई भी अगर कपड़ा उसके अंदर सुई जो टंगी हुई है वो बहुत बड़ा कपड़ा है, उसके हमने जो है वो सिंपल सा उसको फाइंड करना है कि वो कहाँ पे मौजूद है, वो जीन कौन से फैब्रिक के ऊपर मौजूद है। अब लेकिन ये भी चीज यहाँ पे हमें देखनी है कि वो जीन दूसरों से डिफरेंट होगा। नीडल जो है वो दूसरे जितने भी हेयर स्टिक के जीन्स है उनसे सिर्फ डिफरेंट नहीं होंगे, बल्कि रेस्ट ऑफ डाटा से भी उनके अंदर जो है वो डिफरेंसेस मौजूद होंगे। और अगर हम तमाम के तमाम जो एरे, बेसिकली एरे क्या होता है, सीक्वेंस, उनका पास और उनकी जो अरेंजमेंट है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, तो उनको हम फाइंड करें तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर्स को मार्क करते हैं किसी भी सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड को जो कि एक्ट करते हैं एज अ जीन। हमारे पास एक लॉन्ग फॉर्म के अंदर सीक्वेंस मौजूद है, तो हम उनको फर्स्ट और एंड पॉइंट पे जहां पे भी करेंगे तो उसका जो
जो बिटवीन जितना भी मार्क दोनों बॉर्डर्स के दरमियान में जो हिस्सा होगा या जितना भी पार्ट होगा जो मार्क फॉर्म के अंदर होगा वो हमारे पास एज अ जीन जो है वो फंक्शन करता है। और यही सबसे बड़ा जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का चैलेंज होता है कि हमने इतने बड़े जीनोमिक डाटा से या इतने बड़े जो सीक्वेंस डाटा से हमने अपना जो सेट ऑफ जीन किस तरह से इवेलुएट करना है या फाइंड करना है। फिर इसी तरह से जो न्यूरल नेटवर्क और डायनामिक प्रोग्राम्स है ये भी जो है वो यूज किए जा सकते हैं यहाँ पे ताकि इसको इजीली हम यूटिलाइज कर सकें। फिर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें जो हम बात कर रहे थे कि सेट ऑफ जीन्स की कि हमारे पास कितने बड़े सेट ऑफ जीन्स मौजूद हैं, तो यीस्ट अगर देखें तो उसमें 13.5 बिलियन बेस पेयर्स हैं और इसमें बेस पेयर्स जितने हैं नंबर ऑफ जीन्स 6241 है। अब इन्हीं को अगर देख लें लेकिन नंबर ऑफ जीन्स इतने कम है तो आगे इनसे बनने वाली जो प्रोडक्ट है वो इनसे भी और कम होती है। मीन्स हमारे पास रॉ डाटा ज्यादा होता है, उसमें से हमने अपना फंक्शनल जो है वो डाटा फाइंड आउट करना होता है, उसको फिल्टर करना होता है ताकि आगे उससे बनने वाली प्रोडक्ट को हम एनालाइज कर सकें और उसको एप्लीकेबल फॉर्म के अंदर यूटिलाइज कर सकें। फिर हमारे पास प्रोटियोमिक्स आ जाती है कि प्रोटियोमिक्स में अगर देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म की प्रोटीन्स हैं, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोटीन्स, उनको हम प्रोटियोम का नाम देते हैं और उन्हीं की स्टडी को हम प्रोटियोमिक्स जो है वो कहते हैं। अब ये बेसिकली जीनोमिक्स से भी डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि अगर जीनोमिक्स में देखें तो हमारे पास जीन्स के अंदर 4 न्यूक्लियोटाइड है, प्रोटियोमिक्स में देखें तो हमारे पास 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। फिर इसी तरह से अमीनो एसिड्स के अंदर डीजेनरेसी ऑफ कोडोन भी मौजूद है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन ऑफ जीन के ऊपर अगर वेरिएशन आती हैं तो कुछ वेरिएशंस जो हैं वो भी हो सकता है आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में ये आप लोगों ने पढ़ा हो डीजेनरेसी ऑफ कोडोन या मोलेकुलर बायोलॉजी के अंदर कि फर्स्ट पोजीशन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर अगर चेंज आता है जीन में तो वहां पे ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं होते, कोई उन जो अमीनो एसिड चेंज नहीं होता। सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर अगर चेंज आता है तो अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। फिर इसी तरह से डीएनए जो है वो उसकी बहुत ही सिंपल केमिकल मेकअप है, प्रोटीन के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटीन के अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग मौजूद होती है। फिर इसी तरह से डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर सकता है लेकिन प्रोटीन जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर पाती। अब इसी तरह से अब जो हमारे पास अगर हम देख रहे हैं तो हमने जीन को टारगेट कर लिया। अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा है तो हम पोस्ट जीनोमिक या पोस्ट जीनोम इरा के अंदर जो है वो एंटर हो रहे हैं, जहां पे हमें अब जीनोम के ऊपर काम कर लिया है, अब प्रोटियोम्स के ऊपर काम करना जो है वो जरूरी है। फिर इसके बाद प्रोटीन की स्ट्रक्चर की जो प्रिडिक्शन है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है बेसिकली बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट और बायो इन्फॉर्मेटिशियन के साथ। बायो इन्फॉर्मेटिशियन ने सॉफ्टवेयर को अप्लाई करना है, एक स्पेसिफिक डाटा सेट जीन्स को लेके उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन डेवलप करनी है। अब बायोकेमिस्ट ने क्या करना है कि कौन कौन सा अमीनो एसिड किसके साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसकी जो है वो पीएच कितनी डेवलप हो रही है प्रोटीन की, या उसकी फिजिबिलिटी भी है सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट मौजूद है। कोई भी प्रोटीन है उसने एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर काम करना होता है। हमारे बॉडी के अंदर अगर ऑर्गन की बात करें जो स्टमक के अंदर प्रोटीन डेवलप होती है ताकि डाइजेशन या एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करें, वो कभी भी हमारे लिवर या दूसरे बॉडी पार्ट्स में डेवलप नहीं होते कि वो एसिडिक मीडियम के अंदर काम कर रहे होते हैं। अगर वो किसी और पार्ट में प्रोड्यूस होंगे तो इट्स मीन कि वहां पे वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो बायोकेमिस्ट ने स्पेशली इस चीज को यही प्रिडिक्ट करना होता है कि इसका नेचर क्या है, इनकी नेचर क्या है, इनकी पीआई वैल्यू क्या होती है, आइसोइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या होती है, इनकी पीएच क्या है और ये कौन से इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। फिर इसी तरह से प्रोटीन की अब जो जीनोम है या जीन्स है उनके लिए तो एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम जो है वो
डेवलप हो चुके हैं, लेकिन जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर के लिए क्या है, अभी कंसिस्टेंटली कोई भी ऐसा प्रिडिक्टिव जो है वो एल्गोरिदम मौजूद नहीं है जिससे हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें। अब फिर करते क्या है, फिर ये चीज है कि कंपैरेटिव मॉडलिंग करते हैं। अब जितनी भी कोरोना वायरस, ये जो अब 2019 के अंदर डेवलप हुआ है, इसमें भी वही प्रोटीन्स हैं जो 2003 के अंदर आया था, लेकिन डिफरेंसेस मौजूद हैं। अब इसको डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमने सीक्वेंस लिए और उसको उसकी स्ट्रक्चर एक दफा सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप करके उसको कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर कंपेयर किया है, जो उसकी पहली स्टेज जो कि 2003 के अंदर जिसमें आउटब्रेक की थी, तो हमने उनका कंपैरिजन किया है उसकी रिलेटेड प्रोटीन, मच मोर रिलेटेड प्रोटीन के साथ, और फिर सिमिलर सीक्वेंस को हमने सर्च आउट करके उसी स्ट्रक्चर को आगे हमने एज अ मॉडल के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है हमारे पास फाइलोजेनेटिक्स। फाइलोजेनी डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, पहले भी यही बात की थी कि हमारे पास अगर हम बात करते हैं एवोल्यूशन की, तो वो एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल टू मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। कि सबसे पहले क्या थे, आर्किया थे, बैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी, फंजाई, फिर इसके बाद प्लांट्स, और फिर इधर से एनिमल जो हैं वो डेवलप हो गए। अब जब ये बात करते हैं तो हमें टेक्सोनोमिकल जो है उनकी प्रिडिक्शंस भी करनी पड़ती है, कि उनकी क्लासिफिकेशन में हम देखें कि ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये एनिमल न्यू अगर डेवलप हुआ है या न्यू स्पीशी डिस्कवर हुई है, तो उसको किसके साथ जो है वो या कहाँ पे उसको हमने कैटेगराइज करना है। फिर उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्रीज जो है वो डेवलप करते हैं, जो उनके रिलेशनशिप को शो करते हैं थ्रू अ पिक्चर या फिर ग्राफ, कि पहले एक स्ट्रेन थी, फिर उसमें से दो निकली, फिर उसमें से आगे आके जो हमारी इंटरेस्टेड स्ट्रेन है वो कहाँ पे फॉल करेगी, और जिनके साथ वो जाके अटैच होगी तो हम कहेंगे कि ये बेसिकली इनके साथ ग्रुप ए के साथ फॉल कर रही है, बी के साथ कर रही है, सी के साथ कर रही है, तो हम उसको ग्रुपिंग के साथ जो है वो रिलेटेड कर रिलेशन इन रिलेशन उसको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके बाद जो इसमें बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स में देखते हैं, तो यहाँ पे अगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स में देखें तो यहाँ पे हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म बायोलॉजिकल सिस्टमैटिक्स के अंदर ये भी एग्जांपल पहले है कि जो हैंड्स हैं, बर्ड्स के अंदर वो फीदर्स के तौर पे भी काम करते थे, विंग्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर फिशेस के अंदर वो फिन्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं, मींस homology of different organs in different systematics of a biological individual। अब ये विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंजेस कितनी आई है और उनका आपस में रिलेशनशिप किस तरह से है, ये बेसिकली क्या करता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो लाइफ की, भाई फिशेज अगर हैं, फिशेज हैं, फिर एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, और फिर मैमल्स हैं, ये है एवोल्यूशनिस्ट ने जो एक हमें हायरार्की दी है, इस हायरार्की के थ्रू जो है ये फ्रॉम बेस टू अप टू द पीक डेवलप हुए हैं ह्यूमन। पहले फिशेज में बात कर रहे हैं, फिशेज से बर्ड्स हैं, फिर मैमल्स हैं, ठीक हो गया। अब इनको हमने देखना है तो हमने डिफरेंट जो होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, उनके हम सिस्टम को चेक करते हैं। अब उनके सिस्टम को देखेंगे जब, तो हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कितने जो है वो चेंजेस उनके अंदर डेवलप हो चुकी है। फिर इसी तरह से केमी इंफॉर्मेटिक्स है, कोई भी डिजीज की आउटब्रेक होती है तो वहां पे हमें जरूरी है कि उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है वो ड्रग्स की फॉर्मेशन हो, ड्रग की डिस्कवरी हो, उसके रेगुलेटरी पाथवेज हो। तो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन के अंदर जो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यही काम होता है कि बेसिकली जो प्रॉब्लम्स हैं इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ये बेसिकली इन सिलिको टेक्निक्स इसका नाम बेसिकली डेवलप किया गया है कि जो कंप्यूटर्स के अंदर चिप्स यूज होती हैं या इसके जो प्रोसेसर्स होते हैं सिलिकॉन मेड हैं, और उन्हीं प्रोसेसर्स का काम होता है कि वो एनालिसिस जो है उनको रिपीट करते हैं, एनालाइज करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसीलिए ये टर्म इन सिलिको या सिलिकॉन टेक्निक्स या सिलिको टेक्निक्स का नाम दिया जाता है कि फॉर यूज करती हैं ताकि ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस को जो है वो इनहेंस किया जा सके। फिर इसी तरह से बायोइन्फॉर्मेटिक्स करती क्या है, बेसिकली कलेक्ट करती है, स्टोर करती है बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को। और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या करेगी, डिफरेंट एल्गोरिदम और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को यूज करेगी ताकि बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जा सके। और इसी तरह से कंप्यूटेशनल जो बायोलॉजी है उसके डिफरेंट इन सिलिको एरिया जो हैं वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के क्या आ जाते हैं, वो जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपैरेटिव होमोलॉजी मॉडलिंग है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो होमोलॉगस हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके अंदर चेंजेस क्या क्या आ गई हैं। ह्यूमन वो हैंड है, इसी तरह से जो बोवाइन है, कैटल्स हैं, उनके अंदर वो फीट के तौर पे काम कर रहे हैं, बर्ड्स में वो विंग्स के तौर पे काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह से फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है कि न्यू स्ट्रेन, न्यू बैक्टीरिया, न्यू जो स्पीशीज डिस्कवर हुई है तो उसको हमने किस तरह से फाइलोजनी के थ्रू, एक फाइलोजेनेटिक ट्री के थ्रू उनको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो इस प्रोटीन की स्ट्रक्चर की प्रिडिक्शन है, एक नई प्रोटीन डेवलप हो रही है, सोलरली जो है वो हम डायरेक्ट उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकते, तो हम उसकी कंपैरेटिव मॉडलिंग के थ्रू उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन के अंदर जो फोल्डिंग के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, एनीमिया से वेल जो है वो आप लोग फेमिलियर होंगे कि सिंगल म्यूटेशन जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं आने की वजह से एक वो भी सेकंड कोडोन, सेकंड पोजीशन ऑफ अ कोडोन, तो एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ जिसकी वजह से होल ऑफ द सेल जो है वो डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी प्रोटीन की फोल्डिंग डिस्टर्ब हुई। और वो फोल्डिंग मिसमैच होने की वजह से अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वो ब्लड सेल जो है या आगे जो हीमोग्लोबिन है वो अपना ऑक्सीजन को कैरी करने की उसके अंदर जो है वो एबिलिटी नहीं होती। फिर इसी तरह से माइक्रो एरे एनालिसिस है, जो जितने भी हम सीक्वेंसिंग में यूज करते हैं आरएनए की जो है वो कंसंट्रेशन प्रिडिक्शन है, हाउ मच आरएनए और डीएनए इज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक सैंपल। फिर इसी तरह से जो हमने प्रोटीन को डिस्कवर करना है, एंटीबॉडीज को या एंटीजेंस को, कि इनमें से हमने सेपरेट करना है, तो उनके लिए भी हमें माइक्रो एरे एनालिसिस यूज करना होते हैं। माइक्रो लेवल के ऊपर हमने बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही निग्लिजिबल टाइप ऑफ सैंपल को हमने यूटिलाइज करना है या उसको एनालाइज करना है। तो इसी तरह से हमारे पास डॉकिंग अप्रोचेज आ जाती हैं ताकि न्यू ड्रग डिस्कवरी जो है वो यूटिलाइज किया जा सके। अब मोलेकुलर डॉकिंग क्या है, हमारे पास मिसाल फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस की अब हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी मौजूद है। हमें पता है इसके पास पोलीप्रोटीन 1A भी है, पोलीप्रोटीन 2A भी है, फिर इस तरह से स्ट्रक्चर प्रोटीन है, एक्सेसरी प्रोटीन है। और उनमें से हमने फाइंड करना है कि जो इसकी स्ट्रक्चर प्रोटीन हैं उसमें से एस प्रोटीन जो स्पाइक प्रोटीन है जो जाके ह्यूमन के होस्ट या होस्ट के रिसेप्टर सेल के ऊपर जाके अटैच करती है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं इट्स मीन कि हम उस पैथोजेंस के अगेंस्ट या उस वायरस के अगेंस्ट क्या करेंगे, इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं। अब बायोलॉजिकल या लैब के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो अब तो वो एक पेंडेमिक की फॉर्म है, वो रिस्की भी बहुत है। तो फिर क्या किया जाएगा, हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स मौजूद हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर को, हम उन केमिकल स्ट्रक्चर्स को उठाते हैं और उनको हम कंपैरेटिवली अप्लाई करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू ही एस प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन के ऊपर उस पैथोजेन की। अगर उनकी बॉन्डिंग डेवलप हो रही है तो हम
वहां से ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये केमिकल ये सूटेबल है ताकि जो इस पेंडेमिक है या फिर जो सार्स कोरोना वायरस 2 है इसको कम किया जा सके या इसको डिस्ट्रॉय करके इंडिविजुअल को इम्यूनाइज किया जा सके। ये बेसिकली एक डॉकिंग अप्रोच होती है कि विदाउट अ फील्ड या फिर विदाउट अ लैब एक्सपेरिमेंट हम थ्रू सॉफ्टवेयर इस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसी की बेस पे हम ड्रग्स को हम ड्रग्स के अंदर यूज कर सकते ज्यादा होते हैं कि ये ड्रग जो है वो इफेक्टिव होगी अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक माइक्रोब। फिर उसके बाद हमारे पास जो है बेसिक्स जो हैं वो मोलेकुलर बायोलॉजी के, इसमें अगर हम देख लें तो मच मोर फेमिलियर सारे के सारे होंगे इन चीज़ों से कि अगर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किसी भी सेल के अंदर स्टोर होती है तो वो इन फॉर्म ऑफ डीएनए जो कि बेसिकली किससे मिलके बना होता है, जीन्स से मिलके बना होता है और उन जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वही बेसिकली हेरिडिटी की यूनिट है। और यही जीन्स बेसिकली क्या है, करेक्टर्स हैं किसी भी जीनोम के, डीएनए के, और इन जीन्स के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में होती है। अब वो जो जीन्स हैं वो सारे के सारे किससे, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड कौन सी हैं हमारे पास, 4 टाइप की हैं। एडेनिन आ जाती है, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। फिर इसी तरह से इन न्यूक्लियोटाइड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से है क्रोमोसोम के अंदर। अब हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की नाइट्रोजनस बेस मौजूद होती है। फिर इसी तरह से फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। फिर इसमें पेंटोज शुगर मौजूद होती है। और ये जो बेस है न्यूक्लियोटाइड में, ये सिर्फ वो डिफरेंशिंग पॉइंट है जो न्यूक्लियोटाइड एक को दूसरे से जो है वो डिफरेंशिएट करता है। ये डिफरेंशियली एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हो जाती हैं या सेपरेट हो जाती हैं ताकि इजीली इनको हम जज कर सकें या देख सकें। 4 वही बेसिस हमारे पास आ जाती हैं। इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो मिलके हैं वो एक जीन को बनाती हैं। मैनी मैनी थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड मौजूद होती हैं जो क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक जीन को ट्रांसक्राइब करती हैं। इसी तरह जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होगा हमारे पास, उसको हम जीनोम का नाम देते हैं। अब जो डीएनए है बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर होता है जो कि क्रोमोसोम बनाता है, जिसमें अगर हम देख लें लेटर्स क्या देंगे हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड सेंटेंस हमारे पास अगर आ गया तो वो जीन्स आ जाते हैं। और एक इंडिविजुअल का जो इंसाइक्लोपीडिया है जो जो सेंटेंस की फॉर्म में है वो एक बुक की फॉर्म में अगर आ जाए तो हमारे पास क्रोमोसोम है। अगर हम तमाम बुक्स को, उनके वॉल्यूम को, फॉर एग्जांपल 5 अगर वॉल्यूम्स हैं उनको कंप्लीट इकट्ठा कर लें तो हमारे पास एक जीनोम की फॉर्म में जो है वो डेवलप हो जाता है। अब इन जीन्स का जो अल्टीमेट टारगेट है वो क्या होता है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो डेवलप करना होता है। और यही प्रोटीन जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल फंक्शन फीचर को फैसिलिटेट भी करती हैं और उसके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, और उसको रेगुलेट करना भी और उनको कंट्रोल करना भी इन्हीं का जो है वो काम होता है। अब ये प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं हमारे पास, वो अमीनो एसिड्स हैं जो कि 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब इनका फंक्शन जो है प्रोटीन का वो डिपेंड करता है इन्हीं टाइप ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस के ऊपर। अब अमीनो एसिड सीक्वेंस किस तरह से आके एक दूसरे के साथ बॉन्ड करेंगे, उनकी शीट्स किस तरह से डेवलप होंगी, अब जिस तरह से उनकी स्ट्रक्चर डेवलप होगी उसी तरह से बेसिकली उनके फंक्शंस डेवलप होते हैं उस प्रोटीन के। फिर यही इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि अमीनो एसिड जो है उसको ट्रांसलेट किया जाता है फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट केम फ्रॉम डीएनए।
मीन जीन, सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी है वही हमारे पास। अगर देखें हमारे पास ये लाइन में मौजूद भी है डीएनए सीक्वेंस है, इसको पहले हम ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए के अंदर चेंज करते हैं, जो कि डेवलप होगी फिर ट्रांसलेशन के थ्रू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस में, जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट करते हैं, और वही स्ट्रक्चर आगे उसकी स्पेसिफिक फंक्शन को जो है वो डेवलप करती है। और इनमें किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर चेंज आ जाता है तो जो हमारे पास एक प्रोटीन ने स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो प्योरली वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। वही फिर इसी तरह से जो कंप्लीट कलेक्शन आ जाती है प्रोटीन की, जो एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इसको हम प्रोटियोम का नाम देते हैं। ये हमारे पास सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी मौजूद है, जिसमें एक डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू एंजाइम यूज हो रहा है, आरएनए का सेगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसका हम मैसेंजर आरएनए का नाम भी देते हैं, जो कि राइबोसोम के पास जाता है और ट्रांसलेट करता है इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे एक दोनों स्टेप्स में एक डिफरेंस मौजूद है। जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखने वाले जितने भी जेनेटिक मेकअप रखने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं या एंटाइटीज हैं, मिसाल के तौर पे जो वायरसेस हैं, उनके पास सिंगल आरएनए मौजूद होता है, तो वो फर्स्ट स्टेप को रिपीट कर देते हैं इन रिवर्स डायरेक्शन। पहले उनके पास आरएनए है, आरएनए से वो आरएनए की कॉपी बनाएंगे और फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना लेंगे, वो कंप्लीमेंट्री डीएनए, सी डीएनए की कॉपी बना के वो रैप कर देते हैं और वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए डेवलप करवा देते हैं, और फिर उस डीएनए को वो यूटिलाइज करते हैं आगे किसी भी जगह पे इंटीग्रेट, ह्यूमन के डीएनए में इंटीग्रेट करना है, वायरल बैक्टीरियल डीएनए के अंदर इंटीग्रेट करना है, प्लांट्स के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट करना है। उसके बाद अब जो हमारे पास 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो कि ट्रांसलेट किए जाते हैं, अब इनके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट की फॉर्म में आती है, जिनको नाम दिया जाता है कोडोन का। अब इन कोडोन में अगर देखें तो हमारे पास 3 कोडोन्स ऐसे हैं जो किस फॉर्म में, जो किसी भी टाइप के अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट नहीं करते, जिसमें ये यूएए है, यूएजी, यूजीए, और एक अमाइनो एक कोडोन सीक्वेंस ऐसा है जो कि ट्रांसलेट स्टार्ट कोडोन के तौर पे काम होता है, जिसको हम मिथायोनिन का नाम भी देते हैं, एयूजी। फिर इसके बाद डीएनए या आरएनए है, बेसिकली ये एबल होते हैं ताकि ये प्रोटीन इनको को इनकोड कर सकें, जो कि एक स्पेसिफिक जेनेटिक कोड के ऊपर बेस करती हैं, और 3 जो कंसेप्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं वो बेसिकली मिलके एक कोडोन बनाते हैं। ट्रिपलेट इज इक्वल टू अ सिंगल कोडोन, और वही एक सिंगल कोडोन क्या बना देगा, हमारे पास एक अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट करता है, और इसमें स्लाइट वेरिएशंस आ जाती हैं स्टैंडर्ड कोडोन के अंदर, और कुछ जो है वो वर्टिब्रेट के जो माइटोकॉन्ड्रियंस हैं या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके अंदर। अब ये वेरिएशन इसकी रिडंडेंसी या इसकी डीजनरेसी को भी जो है वो शो करती है। जेनेटिक कोड जो है वो बेसिकली रिडंडेंट होता है, डीजनरेटेड होता है, लेकिन अनएम्बिगुअस होता है। अब वो प्रोसेस जिसमें जीन से प्रोटीन डेवलप होती है, इसको हम जीन एक्सप्रेशन का नाम भी देते हैं। कोई भी चीज है जब वो अपना एक्सप्रेशन शो करेगी तो वो एक स्पेसिफिक जो है वो प्रोडक्ट डेवलप करती है। तो यहाँ पे हमारे पास जीन्स मौजूद हैं, उन जीन्स का काम क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर प्रोटीन भी डेवलप करेंगे, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन है डीएनए से मैसेंजर आरएनए और ट्रांसलेशन है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। ये नेक्स्ट जो है अगर हम ये देखें तो हमारे पास जीन से प्रोटीन की अगर डेवलपमेंट है, एक साइड पे हमारे पास एक सेल है, उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस से डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का प्रोसेस, फिर उसकी मूवमेंट है आउटसाइड फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स के पास मूव कर रहा है, और राइबोसोम्स में उसकी ट्रांसलेशन हो रही है, जो कि एक स्पेसिफिक
बीड्स की फॉर्म में अगर देखें अमाइनो एसिड की चेन डेवलप हो रही है, जबकि राइट साइड पर अगर हम देखें तो हमें जो है वो पूरे के पूरा टेबल या सेट ऑफ कोडोन्स मौजूद है यहाँ पे। अब एक से ज्यादा कोडोन्स एक अमाइनो एसिड को ट्रांसलेट कर सकते हैं, यही इसकी कोडोन्स की डीजेनरेसी या जेनेटिक जो जीन्स हैं इनकी डीजेनरेसी का नाम भी हम इसको देते हैं। अब इसमें जहां पे वो 3 जो हमारे पास टॉप कोडोन्स हैं उनका अगर हम सीक्वेंस देखेंगे, यूएजी है, यूजी है, ठीक है, यूए है, यूएजी है, यूजी है, यूजीए। अब जहां पे वो आएंगे तो वो क्या करेंगे, बेसिकली कोई भी अगर अमाइनो एसिड चेन डेवलप हो रही है उसको स्टॉप कर देते हैं। उनका काम जो एंड प्रोटीन की डेवलपमेंट है कि यहाँ तक जीन ने ट्रांसलेट होना था, दैट्स इट, और इसके आगे जो है ये ट्रांसलेट नहीं हो सकती, ये प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली डेवलप हो गई है। फिर उसके आगे उसकी पैकेजिंग है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, और फिर आगे उसका फंक्शन आ जाता है। फिर इसमें अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं तो ये बेसिकली वाइड वाइड फॉर्म जो है ये शो करते हैं, वाइड वैरायटी मौजूद होती है। अब इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है बेसिकली रिलेटेड होती है फंक्शंस के साथ, या फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली डिटर्मन करती हैं किसी भी प्रोटीन के फंक्शन को। अगर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगी तो उसका फंक्शन भी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं होगा, स्ट्रक्चर ठीक होगी तो वो फंक्शन भी प्रॉपर्ली परफॉर्म हो जाएगा। फिर इसी तरह से प्रोटीन्स अगर क्रिएट की जाती हैं या तो वो लीनियर फॉर्म, सबसे पहले अगर देखें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी 4 फॉर्म्स के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होती हैं। अब फर्स्ट फॉर्म में हमेशा वो लीनियर फॉर्म में स्ट्रक्चर डेवलप होंगी। अमाइनो एसिड क्या करेंगे, एक लीनियर फॉर्म में, हमारे पास एक थ्रेड है, अगर उसके हम जो जितने भी पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, उनको आपस में मिलाते जाएं तो हमारे पास एक लंबा जो है वो धागा बन जाएगा, एक लंबा जो है वो फॉर्म, एक बड़ी फॉर्म के अंदर वो डेवलप हो जाएगा। फिर उसको अगर हम क्या करें, उसको अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलाएं तो वो एक दूसरे के गिर्द रैप होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसको अगर हम मिलाएं तो वो रैपिंग इवेंचुअली क्या हो जाएगी, एक छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मीन्स वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी और टर्शियरी से क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो गया है, और इसने जो फोल्ड्स बनाए हैं वो क्या हो जाएंगे, 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो जाएंगे। और अगर हम उसको उसी जो हमारे पास थ्रेड है उसको हम ओपन करेंगे फिर छोड़ेंगे तो वो फिर क्या करेगा, एक दूसरे के गिर्द से रैप कर जाता है। मीन्स ये प्रोटीन की एफिशिएंसी है या इनका जो है वो स्टेबिलिटी है नॉर्मल प्रोटीन की या नेटिव प्रोटीन की, कि ये अपनी ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होती है उसको अटेन कर लेते हैं। इनके अंदर इलास्टिसिटी जो है वो मौजूद होती है। उसके बाद जो अब ट्रांसलेशन के बाद भी जो प्रोटीन्स हैं वो चेंजेस आती हैं उनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर। मिसाल फॉर एग्जांपल, इनको राइबोसोम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्गी ऑपरेटर्स के पास, ताकि वहां पे इनकी फिनिशिंग प्रोडक्ट्स को जो है वो डेवलप किया जा सके, एक फिनिशिंग प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको डेवलप किया जा सके। अब समटाइम ये होता है कि कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स भी उसके साथ अटैच होते हैं, या कुछ ऐसे स्टार्टिंग और एंड के ऊपर ऐसे सीक्वेंस भी कोडोन के मौजूद होते हैं जो कि उस प्रोटीन की स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वहां पे जाके क्या किया जाएगा, उनके जो वो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको कट कर दिया जाएगा और फिर उसको पैकिंग उसकी की जाती है ताकि उसको एक्सपोर्ट किया जा सके टारगेट जो है वो एरिया ऑफ द सेल के पास। जीन एक्सप्रेशन हमारे पास अगर हम देखते हैं तो जीन एक्सप्रेशन में जो इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है वही ट्रांसक्रिप्टिंग अ डीएनए एंड ट्रांसलेटिंग अ आरएनए टू मेक प्रोटीन। अब क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स कहाँ पे स्टार्ट होते हैं और जो आरएनए है वो आइडेंटिफाई कैसे करता है कि जीन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ताकि यहीं से प्रोटीन डेवलप हो सके। और एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है उसको कांट बी टेकन to point out the beginning of a gene as they occur, but particular combination of a nucleotide can be।
एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को हम कभी भी मार्क नहीं कर सकते कि वो यहाँ से जीन का स्टार्टिंग पॉइंट है। बेसिकली एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है। टाटा बॉक्स अगर याद होगा आप लोगों को, स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर बैक्टीरिया भी हो गया और वर्टिब्रेट्स का जो जीनोम है वहां पे भी। तो एक टाटा बॉक्स या फिर एटीटी जीजीसी जो इस तरह के फॉर एग्जांपल सीक्वेंस मौजूद होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं कि ये जीन यहाँ से स्टार्ट होगा, और उसी सीक्वेंस को जो है वो हम यूज करते हैं कि ये हमारा प्रमोटर सीक्वेंस है, ताकि जो न्यूक्लियोटाइड है जिसको हमने मार्क किया है वो एज अ बिगनिंग ऑफ जीन यूज होता है। फिर इसी तरह से हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो गोल्स आ जाते हैं, उसमें बेसिकली साइंटिस्ट के जो यूज हैं ये बेसिकली प्रोवाइड क्या करते हैं साइंटिस्ट, ताकि सलाम एक्सप्लेन कर सके। हेलो, अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज कितने टॉपिक कंप्लीट करवाने हैं आपने? अभी तो ये पहला चल रहा है इसका इंट्रोडक्शन, मैं तो चाह रहा हूँ कि यही कंप्लीट हो जाए। अभी इसकी स्लाइड 15-20 सर पड़ी। एक्चुअली सर काफी मुश्किल है ना, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा भाई, सारा मोलेकुलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में। ये तो सिंपल सारी की सारी वही चीजें हैं, सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी, जीन्स और उनका बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप। सर टफ लग रहा है ना सबको? सबको टफ लग रहा है? जी सर। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का नेम टफ लग रहा है या टॉपिक टफ लग रहा है? जो आप पढ़ा रहे हैं वो टफ लग रहा है।